Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these small episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and talk to the promoters and the top managements of such companies. And this helps us to get a lot of valuable information about the company's business model, their growth journey, their future growth plans. And today we are going to talk to another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Eton Papers and Foam Limited, and I have the privilege of having the chairman and managing director, Mr. मोहम्मद आरिफ लखानी. लखानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको समय देने जी के लिए. सर। आई एम क्वाइट जी श्योर सर। सर, छोटे इंटरव्यू सही लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपके साइड से हमको मिलेगी. जी सर, हम भी आपको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और आज मुझे भी बहुत अच्छा सौभाग्य मिला आपसे बात करने का सर। तो लखानी जी, पहला सवाल, मुझे थोड़ा सा अपने कंपनी के बिजनेस के बारे में बताइए. हम एक्चुअली करते क्या है? हालांकि थोड़ा सा डेटा मैंने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा है कि हम बेसिकली पेपर के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं. तो हम एक्चुअली हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में अभी क्या पोजीशनिंग है, और हमने ये जर्नी कैसे शुरू की? क्या ये आपका फर्स्ट जनरेशन वाला बिजनेस है या आपके पिताजी के टाइम से था जो आपने कंटिन्यू किया? जी सर, इसमें ये जो बिजनेस है सर, ये हमारा थर्ड जनरेशन है। हमारे दादाजी के समय से हम करते आ रहे हैं। और जब हमने ये बिजनेस शुरू किया तब एक छोटे से गोडाउन से हमने स्टार्ट किया था। और अभी हमारी, जैसे आपने बताया, पेपर, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर मेजरली हमारा क्राफ्ट पेपर है और दूसरा हमारा वेस्ट पेपर है। ये दोनों हमारी बड़े, यानी कि जो वॉल्यूम में काम होते हैं वो है। जो क्राफ्ट पेपर है वो हम लोग पेपर मिल से खरीदते हैं और यहाँ पे जो कोरुगेटर्स होते हैं, जो कोरुगेट बॉक्स बनाते हैं, जो पैकिंग हाँ. के काम में आते हैं, उनको हम सप्लाई करते हैं। और जो वेस्ट पेपर है वो पेपर मिल्स को ही सप्लाई करते हैं, जो छोटे यानी होकर से और बड़ी कंपनियों से, अरविंद मिल्स, टाटा मोटर्स, जहां से स्क्रैप जनरेट होता है, पेपर स्क्रैप, वहां से हम खरीद के उसको हम पेपर मिल तक पहुंचाते हैं। और वो पेपर मिल तक पहुंचाने के लिए सर अभी हम लोग जो करते हैं, तो वो जो सारा स्क्रैप जो आता है, वो सारा स्क्रैप जैसी हालत में, जो कंडीशन में हम लेते हैं, उसी कंडीशन में अभी तक हम लोग पेपर मिल तक पहुंचाते थे। तो अब हमने ये सोचा है कि अब हम उसको कुछ क्लियर करके, कुछ पेपर मिल को फायदा हो सके उस तरह, उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके, सेग्रीगेट करके उसको हम पेपर मिल तक पहुंचाए। और ये बिजनेस में सर हमारी तीसरी पीढ़ी, यानी हमारे दादाजी 1970 से कर रहे थे। उसके बाद मेरे फादर ने ज्वाइन किया और 99 से, 1999 से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सर हम लोग तीन नए वेयर हाउस और गोडाउन अभी प्लान कर रहे हैं, जो हमारे इस फंड से, आईपीओ के फंड से हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ. लगानी जी, मेरे को अभी थोड़ा सा मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात बताइए कि आप ये बिजनेस में आपके तीन, आप थर्ड जनरेशन प्रोमोटर हो. सर, मुझे बताइए ये मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा हो सकता है? अभी तो हम मोटा मोटी एक साइज तक पहुंचे हैं, लेकिन अगले 3-4 साल में ये सेगमेंट जो हम केटर करते हैं, ये कितना बड़ा हो सकता है और हम इसको कैसे आगे कैपिटलाइज करेंगे? जैसे आपने बोला 3 नए वेयर हाउसेज आप खोल रहे हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कितनी बड़ी होगी आपके हिसाब से? अभी सर जो लेटेस्ट डेटा है उस हिसाब से, जो इंपोर्ट वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट पेपर, जो यहाँ की जो आपूर्ति, जो पेपर मिलों को जो चाहिए, वो यहाँ पे आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए इंपोर्ट हो रहा है वेस्ट पेपर। तो जो इंपोर्ट हो रहा है वो 2 लाख मेट्रिक टन पर मंथ के हिसाब से हो रहा है। और हमारे यहाँ का जो लोकल वेस्ट का मार्केट है वो उससे बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और उसमें भी हम अभी बहुत छोटा काम कर रहे हैं। तो धीरे 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 करके हम इसके अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई इसको हम लोग, ग्रोथ को अगर हम लोग हर साल 30, 40, 50% के लेवल पे भी हम लोग आगे बढ़ा सकते बिल्कुल, तो बढ़िया सर, अच्छा लगा. लगाने जी, अभी मेरे को बताइए हमारा जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, मैं देख रहा था आपका क्राफ्ट पेपर है, डुप्लेक्स बोर्ड है, वेस्ट पेपर है, ये 3 सेगमेंट्स में हम काम करते हैं. मुझे बताइए सर, हर प्रोडक्ट सेगमेंट में प्राइसिंग कैसे होता है? लाइक जब आप कस्टमर को कोटेशन देते हो तो बेस्ड ऑन व्हाट, आई हैं। मीन अवेलेबिलिटी, या आपका जो बेसिकली जो कॉस्ट का प्राइस है उसके ऊपर आप मार्जिन लगाते हो? सर, मोटा मोटी प्राइसिंग कैसे है? इज इट फिक्स प्राइस कि भाई कोई कस्टमर को हमने वॉल्यूम प्रॉमिस किया तो वही प्राइस पे जाएगा, या बीच में कोई आपका कॉस्ट बढ़ गया तो उसका थोड़ा सा भाव बढ़ाने का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, या फिक्स प्राइस पे ही आपको सप्लाई करना पड़ता है? नहीं, फिक्स प्राइस पे सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हम अगर कोई ऑर्डर बुक करते हैं तो सामने हमारी परचेज वो भी हम बुक कर लेते हैं। जो हम लोग यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज से हम लोग, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो पेपर मिल के लिए रॉ मटेरियल है, वेस्ट पेपर, वो पेपर मिल भी बुक कर लेती है और हम लोग हमारा क्राफ्ट पेपर पेपर मिल को बुक कर देते हैं। यानी ऐसा हमको कभी आज तक कोई लॉस नहीं आया कि हमने कोई ऑर्डर लिया है तो उसको फुलफिल करने के लिए अगर कोई रेट बढ़ गया है तो उसका लॉस हमको बेयर करना पड़ा, ऐसा हाँ. आज तक कभी नहीं। ओके, ठीक है. अच्छा, लगा लीजिए, एक बात बताइए कि फाइनेंशियल नंबर्स तो हम थोड़ा टाइम बाजू में रखेंगे. मुझे बताइए सर, ये धंधे में सबसे बड़ा जो हमारा यूएसपी है, यानी वैल्यू एड, कस्टमर रेगुलरली हमारे पास आता है, हमको शायद रिपीट बिजनेस भी देता होगा. तो सर मुझे बताइए कि हम हमारा काम दूसरों से थोड़ा अलग कैसे है? यानी बेसिकली आपने बोला 3 जनरेशन से ये काम हो रहा है,
तो डेफिनेटली आपके साथ काफी पुराने कस्टमर्स भी जुड़े होंगे। तो सर व्हाट इज द क्वालिटेटिव फील लाइक, अगर मैं पूछूं कि सर दो तीन चीजें हमको बताइए जो आप काफी दूसरे से अलग करते हो, क्योंकि कंपटीशन तो काफी होगा इस सेक्टर में, तो काफी प्लेयर्स है। तो आपके हिसाब से हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ आर यू डूइंग योर जॉब बेटर? सर सबसे पहले तो हमारे पास कस्टमर रहने की सबसे बड़ी वजह हमारी गुडविल है। हम इतने सालों से काम करते आए हैं तो लोगों को हम पे भरोसा है कि हम जो उनको कमिट करेंगे, जो हम ऑर्डर लेंगे या जो हम उनको रेट देंगे या जो भी कुछ हम उनको कमिट करेंगे डिलीवरी टाइम से लेके जो भी हम उनको कमिट करते हैं वो सारा हम फुलफिल करेंगे। तो हाँ। हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशन का हमको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। प्लस दूसरा, हम प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। और तीसरा कि हम कब इसके रेट बढ़ने वाले हैं, कब घटने वाले हैं, उस मार्केट को भी हम जज कर सकते हैं। तो उस वजह से हम हमारे क्लाइंट को रेफर करते हैं कि भाई आप इस टाइम पे माल परचेज कीजिए, इस टाइम पे नहीं कीजिए। और हमारे पास में इनफ स्टॉक ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। तो बरोबर। जो भी क्लाइंट हमारे पास है तो उनको सारा प्रोडक्ट की सारी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। और प्लस हमारे पास प्रोडक्ट की सारी रेंज है, जैसे कि हम लोग 12 BF से लेकर 28 BF तक की सारी प्रोडक्ट्स हमारी खुद की ग्रुप कंपनीज भी बनाती है और हम लोग उनके डीलर भी है। तो सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास सारे टाइम अवेलेबल रहती है। तो ये सारी हमारी तीन चार ऐसी पॉजिटिविटी है कि जिसकी वजह से क्लाइंट हमारे साथ में रहते बिल्कुल नहीं, ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। सर अभी हैं। जी। थोड़ा फिनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। आपका नंबर तो काफी अच्छा है सर। इस साल 138 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, जो पिछले जी लास्ट सर। साल 97 करोड़ था, और प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है। करीबन 7 करोड़ का हम्म। प्रॉफिट आपने किया है, जो पिछले साल 2.78 करोड़ था। तो सर पहले बताइए, ये जो इम्प्रूवमेंट आ गया है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम आपने सेल किया है, प्राइसेस का भी बेनिफिट मिला है, ये क्या वजह थी कि सर इतना जबरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है? ऑलमोस्ट 3 करोड़ से 7 करोड़ हो गए हैं। जी सर, इसमें दो तीन वजह थी। एक तो पिछले साल में जो अ, गाजा और इसराइल वगैरह के जो युद्ध हुए उस वजह से जो शिपिंग लाइन ने अपने किराए बढ़ा दिए, फ्रेट बढ़ा दिए। उस वजह से वहां से जो फॉरेन से जो माल आ रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो उसकी वजह से जो लोकल कंपनीज थी उसको बेनिफिट मिल गया। दूसरा, हम लोग जो पिछले साल में 2.78 करोड़ सर जो हमने कमाया था, उस फंड से हमने हमारा वर्किंग कैपिटल का जो लोन था उसको हम्म। रिपे किया। और उससे हमारे ब्याज के कॉस्ट कम हो गए। और तीसरा कि हमारे कुछ फिक्स कॉस्ट है, कि जो फिक्स कॉस्ट जो हमारे जैसे सैलरी, इंटरेस्ट और जो भी हमारे बिजली के बिल वगैरह जो भी रहते हैं, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे रही और हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, हमारा सेल बढ़ गया। तो उस वजह से हमारे जो जो सेल बढ़ा उसके ऊपर हमारा कोई कॉस्ट ही नहीं लगा। तो उस वजह हाँ। से हमारे मार्जिन भी बढ़े। बिल्कुल और बिल्कुल। सेल बढ़ने की वजह मैंने आपको बताया, जियोग्राफिकल जो परिस्थितियां निर्माण हुई थी उस वजह से भी हमको मिला। और हमारे जो क्लाइंट भी रेगुलर है उनके भी ग्रोथ हुए। और रिसाइकल के लिए लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। जो आज रिसाइकल जो बढ़ रहा है जिस प्रतिशत में, दूसरी इंडस्ट्री जो 2-5% बढ़ रही है, हम लोग उससे डबल ट्रिपल ग्रोथ में हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो रिसाइकल करने के लिए लोग यानी कि तैयार रहते हैं। तो हमसे लोग जुड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो उस वजह से भी हमारे बिजनेस बढ़े और मार्जिन बढ़े। नहीं नहीं, ठीक है, आई थिंक अच्छा समझाया आपने। लगानी जी, अभी मेरे को दो सवाल के जवाब चाहिए। एक तो सर हमारा कितना बड़ा कस्टमर बेस होगा, क्योंकि काफी पुरानी आपकी बिजनेस एक्सपोजर है। तो क्या मैं मान लूं 50 60 या 100 कस्टमर हमारे पास होंगे जो एक्टिव कस्टमर है हमारे? जी हाँ सर, हमारे पास अभी 250 से ज्यादा कस्टमर है, लेकिन उसमें से 100 कस्टमर से ज्यादा ऐसे हैं कि जो हर महीना या हमसे माल लेते तो अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात मुझे पूछनी थी कि सर अभी FY 25 तो खत्म हो चुका है, अभी 26 में हम शुरू कर चुके हैं। मैं नंबर आपसे नहीं पूछूंगा, मेरे को सिर्फ हैं। बताइए जी। ऑन ग्राउंड सर आपको डिमांड सिग्नल क्या मिल रहा है, लाइक 26 ऑल्सो होपफुली शुड बी बेटर देन 25, अगर कम से कम आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमको बताएं। जी सर, 100% बेटर रहेगा सर। हम लोग जो रूटीन ग्रोथ भी कर रहे हैं, उसके अलावा हमको रिसाइकल की ग्रोथ मिल रही है। और तीसरा, हमारी ब्रांडिंग की ग्रोथ मिल रही है। और चौथा, अब हम जो वेयर हाउसेस और जो गोडाउन चालू करने जा रहे हैं उसकी भी ग्रोथ मिलेगी। यानी हमको चार तरह से ग्रोथ मिलने वाली है सर। जैसे कि भाई हमारा जो पुराना क्लाइंट है उसकी ग्रोथ 10% हो रही है, तो हमसे माल ले रहा है, तो हमारी बाई डिफॉल्ट ही ग्रोथ 10% ग्रोथ हो जाएगी। बिल्कुल। जो लोग पेपर को यूज ही नहीं कर रहे थे, जो प्लास्टिक को, लोहे को, लकड़ी को पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे थे, जो अवेयरनेस की वजह से रिसाइकल प्रोडक्ट को यानी कि पेपर को जो लोग अब यूज करना चाहते हैं, तो वहां से भी हमारी ग्रोथ आ रही है। तीसरा, हमारी कुछ यानी जो मैंने बताया गुडविल हमारी है, तो उस वजह से हमारे दूसरे पीयर्स के पास नहीं जाके लोग हमारे पास आते हैं, तो वहां से भी ग्रोथ आती है। तो ये तीन चार जगहों से, और प्लस हमारा जो नया वेयर हाउसिंग या जो नया इनिशिएटिव हम कर रहे हैं उससे भी हमारी ग्रोथ आएगी। बिल्कुल। अच्छा, चार साइड से हमारी प्रफुल्ल जी, एक बात मेरे को बताइए कि सर ये धंधा क्या ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है, या रेगुलरली, जैसे आपने बोला कि हर महीना कस्टमर्स आते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स आपको देते हैं, तो ये क्या रोलिंग बिजनेस है? सर ये बिजनेस कैसे चलता है, जरा वो बताइए।
जी जी, ऑर्डर बुक्स हमारे पास बहुत लंबी नहीं होती है। और हमारे जो क्लाइंट है वो यानी कि एंड मोमेंट पे ही मोस्ट ऑफली 7 8 10 दिन पहले ही हमको ऑर्डर बुक कराते हैं। यानी हमारे पास 2 4 6 महीने का 1 साल का ऐसा कोई पाइपलाइन नहीं होता है। लेकिन जो क्लाइंट हमसे माल लेने वाले हैं वो हमको पता रहता है कि भाई ये क्लाइंट को ये माल ये प्रोडक्ट रेगुलरली लग रही है, तो हम उसके लिए कुछ माल ऑलरेडी बनाकर भी रेडी अवेलेबल भी रखते हैं। और हमारे वेयर हाउसेस में हम लोग वो रखने वाले भी है बिल्कुल। कि भाई हमारे पास में हमारे क्लाइंट को जो जरूरत पड़ने वाली वो माल हमारे पास रहे। ठीक है। अच्छा लखानी जी, एक बार मेरे को क्लेरिफाई करिए, मैं देख रहा था कि हमारी दूसरी भी कोई ग्रुप एंटिटीज है, प्रोस्पेक्टस में देख रहा था काफी नाम है, जैसे मजेटिया पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एटन पेपर प्राइवेट लिमिटेड, मेरे ख्याल से वाडी वाला प्रिंट एंड पैक। सर ये सारी कंपनीज क्या हम हमारी कंपनी के अंडर ही रख रहे हैं, या ये प्रमोटर्स की प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है? नहीं नहीं, उनकी प्राइवेटली ओन्स है। और सब कंपनी एक दूसरे की सपोर्टर है, सबकी प्रोडक्ट्स अलग अलग है। एक कंपनी जो हमारी मजेटिया पेपर्स है वो 12 BF का क्राफ्ट पेपर बनाती है। एटन पेपर मिल जो है वो 18 से 28 BF का बनाती ओके। है। एटन पैकेजिंग और बढ़िया वाला प्रिंट पैक है वो कोरुगेट बॉक्स बनाती है। अच्छा। तो है सारी पेपर की प्रोडक्ट्स। जैसे हम कपड़े को समझते हैं कि है कपड़ा ही, लेकिन एक कार का शर्ट का कपड़ा है, पैंट का कपड़ा रहता है, जीन्स रहते हैं, अंडरगारमेंट होजरी का कपड़ा है, तो सब कपड़े अलग अलग है, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है ओके। पेपर्स। यानी और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। यानी कि एक दूसरे के पास कभी किसी को ऑर्डर नहीं हुआ तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर लेते बिल्कुल, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपनी अभी पब्लिक जा रही है वो एटन पेपर एंड फोम है, बाकी सारी हैं। हाँ कंपनीज आर प्राइवेटली ओन्ड, बराबर? जी हाँ, प्राइवेटली। ठीक। अच्छा लखानी जी, अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा बताइए कि नॉर्मली हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना लंबा होता है? आप कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, वो बाद में आपको पेमेंट करता है, तो कैश फ्लो साइकिल जो है वो नॉर्मली कितना लंबा होता है हमारे लिए? जी हमारे पास सभी तरह के क्लाइंट्स हैं सर, कस्टम्स से लेके 30 60 90 दिन वाले भी हैं। लेकिन एवरेज हमारी साइकिल जो है 75 डेज की अभी हमारी चल रही है। ओके। हमारा जो माल जाने के बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 75 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारी चल और मोटा मोटी सर मेरे को एक बात बताइए कि सर हमारा जो ये जो एक्सपेंशन है, ये अभी जो आईपीओ के लिए हम कर रहे हैं, ये कब से शुरू होगा? ये वेयर हाउसेज ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई करी है? जी हाँ, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसका रेंट एग्रीमेंट हो गए हैं, उसके मशीन्स के ऑर्डर दे दिए हैं। और जो वहाँ पे जो स्टाफ रिक्वायरमेंट भी हमने यानी वो भी स्टार्ट कर दिया है। बैंक से भी हमारा बात हो चुका है। हमारे क्लाइंट्स भी जो है उसको भी हमने एक्वायर करना चालू कर दिया है। जो जो एरिया में हम लोग प्रोड्यूस हाउस कर रहे हैं वहाँ के जो नियरेस्ट क्लाइंट है जहाँ से हमको माल लेना देना है, जो टारगेटेड क्लाइंट्स हमारे, उनसे भी हमने बात करना स्टार्ट कर दिया। तो मोटा मोटी जो हमारा सेकंड या थर्ड सेकंड क्वार्टर से ही इसमें इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। और थर्ड क्वार्टर से तो फुल फोर्स में हम लोग काम करना स्टार्ट कर। ओके। और अच्छा अभी जब ये बात हुई है लकानी जी, तो थोड़ा बहुत आईपीओ के बारे में बताइए सर, कितना पैसा हम पब्लिक से उठा रहे हैं, और ज्यादातर क्या ये पैसा ये 3 वेयर हाउसेज के लिए लगेंगे, क्या और भी कोई अलग वजह है जहाँ पे पैसा खर्चा होगा? नहीं, अलग कोई वजह नहीं है सर। इसमें हम लोग 31.68 करोड़ ले रहे हैं हायर बैंड, हायर प्राइस बैंड पे अगर देखेंगे तो। और 33 लाख शेयर हम सेल कर रहे हैं। और ये जो फंड आएगा उसमें से 4.25 करोड़ रुपया हमारा जो मशीनरी वगैरह में लगेगा। और 15 करोड़ रुपया हमारा लगेगा सर वर्किंग कैपिटल में। 10 करोड़ रुपया हम रख रहे हैं जनरल पर्पस में, यानी जहाँ पे भी हम जरूरत पड़े जहाँ पे यूज कर ले। हाँ। और बाकी आईपीओ एक्सपेंस है, यानी कोई दूसरा इसके अलावा का कोई मेजर एक्सपेंस नहीं। अच्छा मैं और भी एक चीज पढ़ रहा था कि आप वेस्ट पेपर को प्रोसेस करोगे, तो सर प्रोसेस जी करने के बाद ये हम चीज मान ले कि मार्जिन में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल, बिल्कुल 100% आएगा सर। ओके, सो बेसिकली जो अभी 7% कुछ आपका मार्जिन है, मोटा मोटी यहाँ जी पे जी, अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा जब आपका ये वेस्ट पेपर प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, अभी मेरे को बताइए ये जो इन्वेस्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है सर, आपने बहुत मेहनत से आपके काफी 3 जनरेशन से आप काम कर रहे हो, अभी नए इन्वेस्टर्स जी आपके साथ जुड़ेंगे सर, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि देखिए कोई भी आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न अच्छा मिले, आई मीन कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, तो सर आपके साइड से आप कैसे इन शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करोगे? आई मीन एक जनरल मैसेज दे दीजिए ताकि वो आपको जरा अच्छी तरह से जाने। सर, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि इन्वेस्टर को मैं क्या मैसेज दूं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है आपने मुझे ये इन्वेस्टर को मैसेज देने का चांस दिया।
तो मैं इन्वेस्टर से सर यही कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो जो चीजें रिसाइकल हो सकती हो उसी को खरीदें। इससे ही हमारे देश को, हमारी दुनिया को और हमारे राज्य को और हमको खुद को, आने वाले हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को, सभी को इससे फायदा होगा। रहा सवाल कंपनी का, तो कंपनी सर हम ऐसे बिजनेस में है जो ऑलवेज ग्रोथ हो रहा है पिछले 25-50 साल से। और अभी तक ये छुपा हुआ डायमंड था, लोग इसको जानते नहीं थे। अब ये लोगों के सामने आया है। पिछले 2-4 साल से लोग रिसाइकल प्रोडक्ट में, सोलर में, रिन्यूएबल एनर्जी में सभी चीजों को देख रहे हैं। तो ये उसी तरह की प्रोडक्ट है कि भाई ये रिसाइकल होती है, जिससे हम लोगों को जो संसाधन, जो कमी होने वाली है, जो क्रूड ऑयल है या जो जमीन से निकलने वाली चीजें है, पेट्रोल है, पानी है, उन सब की जगह हम पेपर को यूज करें, लोहे की जगह, कांच की जगह, तो उससे रिसाइकल होता रहेगा और पर्यावरण को अच्छी फायदा मिलता रहेगा। और हमारी कंपनी भी और हमारे जैसी बहुत सारी कंपनियां जो रिसाइकल करती है वो सारी आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझा है। लगानी जी, आखिरी सवाल, इसमें दो जी। क्वेश्चंस है। एक तो सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इतना बिजनेस साइकिल आपने 3 जनरेशन में देखा है। सर, कोविड को छोड़ हाँ दीजिए, कोविड तो बहुत एबनॉर्मल था, लेकिन नॉर्मल बिजनेस रिस्क हमारे धंधे में क्या है? लाइक ऐसी क्या चीज है जो आप रेगुलरली बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हो ताकि सारा ऑपरेशन स्मूथली जाए? और दूसरी बात सर, हमारा जो पेपर का प्राइसिंग होता है, मान के चलिए अगर पेपर के प्राइसेस गिरे, पेपर प्राइसेस कम डाउन, so do they affect our realizations also? सर, इसमें जैसे हमारे जो रिस्क की अगर बात करें तो पेपर को हर एक चीज नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हम कहें कि हवा, पानी, आग, हर चीज पेपर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रिस्क तो बहुत ही रहते हैं, लेकिन वो सारे हमारे इंश्योरेंस से कवर रहते हैं, यानी उस तरह के हमको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आते हैं। और रहा सवाल कि अब हम, जैसे आपने बताया कि हमारे जो स्टॉक रहेंगे, अब अभी तक हमारे स्टॉक बहुत कम रहते थे, लेकिन अब जो हमारे वेयर हाउसेस होंगे तो उससे हमारा जो स्टॉक होगा उससे प्राइसिंग जब प्लस माइनस होता है तो उसकी इफेक्ट हमारी बुक्स पे आती रहेगी। लेकिन ऑलवेज ऐसा हुआ है कि हर साल, वर्ष प्रति वर्ष अगर हम देखें तो प्राइस इंक्रीज ही होता है। तो जब हमारा स्टॉक रहता है तो कोई साल, हाँ, 10 साल में ऐसा आता है कि जो हमारे स्टॉक का M2M जो है वो डाउन हुआ है, लेकिन ऑलवेज बाकी के 10 में से 9 साल ऐसा रहेगा कि जो इंक्रीज होता है। यानी ओवरऑल देखे जाए तो पेपर की डिमांड बढ़ रही है, पेपर का कंजप्शन बढ़ रहा है। सर, पहले एक जमाने में हम टिश्यू पेपर यूज नहीं करते थे, न्यूज़पेपर बहुत कम आते थे। आज के टाइम में टिश्यू पेपर से लेकर न्यूज़पेपर हर घरों में, आप टिश्यू पेपर के बिना तो आज का कोई घर नहीं रह सकता। और पेपर की हर प्रोडक्ट हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो पेपर का डिमांड, पेपर का ग्रोथ यानी हर जगह पे बढ़ रहा है। तो और रेट भी बढ़ेंगे तो हमारी जो इन्वेंट्री रहेगी उसमें भी हमको फायदा ही मिलने वाला नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया। लगानी जी, बहुत अच्छा है। लगा। एक छोटा इंटरव्यू सही, लेकिन अच्छी जानकारी आपने हमको दी। तो सर, मेरी तरफ से जी। आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए थैंक भी यू सर। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।